नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल कैरियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पीईटी की श्रृंखला में मैं साइंस के कुछ प्रश्नों को आपके समक्ष रख रहा हूं, जिसमें हम उस पर चर्चा करेंगे और आप लोग कमेंट के माध्यम से उसका सही आंसर देने का प्रयास करेंगे। और जो आंसर आपका गलत हो जाए उस आंसर को तो जरूर आप लोग नोट कर लिया कीजिए। जब मैं बताता हूं तो आप उसको नोट जरूर किया कीजिए, और उसका जो प्रश्न होता है जब मैं व्याख्या करता हूं तो उसको बहुत ध्यान से सुना कीजिए, क्योंकि जब उसको ध्यान से आप सुनेंगे ना तो उसके जैसा कोई भी प्रश्न आगे आपको मिल जाएगा तो आप उसे आराम से तोड़ मरोड़ के उसका आंसर बना लेंगे। तो जो व्याख्या होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है आप लोगों के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि आप लोग अब अपनी तैयारी में एकदम जुट चुके होंगे, क्योंकि अब कुछ खास समय रहा नहीं आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्त, बहुत ज़्यादा इधर उधर ना करते हुए अपने टॉपिक पर चला जाए और आप लोग एक अच्छे स्टूडेंट की तरह से हमारे साथ क्रिया प्रक्रिया कीजिए, सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया दीजिएगा, निरर्थक ना दीजिएगा। निरर्थक लेने से हमारा कुछ नुकसान होने वाला नहीं और आपका कुछ फायदा नहीं होने वाला है। बस समय आपका जाएगा, मेरा कुछ नुकसान नहीं होने वाला। चलिए, तो ये देखिए, पहला प्रश्न है आपके फिजिक्स से। जरा इसको बताइएगा, फिजिक्स का ही क्वेश्चन ही 2 दिन से आपका चल रहा है, तो बस आगे आपका मिसलेनियस चलेगा, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी के प्रश्न देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी जो चल रहा है उसको देखिए। देखिए क्या है पहला प्रश्न आपके सामने, इसको थोड़ा सा हल करने का प्रयास करेंगे। किसी गेंद को देखिए, यहाँ पे ही मिस कर दिया गया है, तो इस प्रश्न में होना चाहिए 5। ठीक है, किसी गेंद को 5 मीटर पर सेकंड के रोगनही वेग से, क्या बात है यार, कितनी जल्दी में थे कल। अच्छा, हम समझ सकते हैं कि कल टाइपिस्ट महोदय थोड़ा जल्दी में थे, तो इसका क्या मतलब है कि प्रश्न ही गलत कर देंगे। तो किसी गेंद को 5 मीटर पर सेकंड के वेग से 19.6 मीटर ऊंची दीवार एक इमारत की छत से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जाए, यह गेंद धरातल तक पहुंचने में कितना समय लगाएगी। तो दोस्त, इसमें आपको जो आप जानते हैं न्यूटन के गति विषयक नियम में दूसरा नियम आपका था, क्या था, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो ये होता है एस बराबर क्या होता है, इसमें दूरी होती है। ठीक है, एस ये हो गया, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। ये इसका सूत्र है। इसी सूत्र पे इसको हम लोग रखेंगे, जिसमें आपको यस क्या है, दूरी है, और यू क्या है, प्रारंभिक चार्ज है। ठीक है, प्रारंभिक वेग है, और टी आप लोग जानते हैं समय है, और ए है एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण। एक्सीलरेशन यानी कि क्या होता है, त्वरण। त्वरण मतलब कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका होता ही है, आप जानते हैं। ये तो नियतांक है, बराबर हमेशा रहता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। तो फिर सारी चीजें जब आपके सामने हैं तो आप देख लीजिए ना, प्रारंभिक वेग इसमें है ही नहीं, इसका मतलब प्रारंभिक वेग 0 हुआ। टी बराबर समय है, समय का मतलब कितना हुआ, समय का मतलब दिया है 5, ये समय प्रारंभिक समय। ठीक है, और इसमें देखेंगे तो ये वाला समय आपको ज्ञात कर, अच्छा ये समय मीटर पर सेकंड, उससे कोई मतलब ही नहीं है यार इसे रखने से, ये तो कुछ नहीं है, प्रारंभिक वेग दिया ही निकल तो आ गया, कुछ कैलकुलेशन ही नहीं है इसमें कुछ। यस बराबर दूरी है, दूरी आपको दिख रही है, दूरी कितनी है, ऊंचाई कितनी है भाई, 19.6 मीटर, 19.6 मीटर की ऊंचाई है ना इमारत की। तो अब इसी पर आप रख दीजिए, क्या हो गया, 19.6 बराबर यूटी 0 है, यू 0 है, तो टी इसके साथ है, टी भी 0 हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, कैंसिलेशन। और उसके बाद ये हो गया, गुणे इसके साथ आ जाएगा क्या, 9.8 गुणे फिर आ जाएगा आपका क्या, टी स्क्वायर रहने दीजिए ना। तो इसे 2 से काटेंगे तो ये तो हो गया आपका 4.9 हो गया, ये हाफ करेंगे उसका तो ये तो 0 हो गया, 19.6 बराबर ये तो 0 हो गया पूरा, इसका मतलब ही खत्म हो गया, ये तो खत्म हो गया।
भाई जीरो के साथ किसी का भी गुणा करेंगे आप उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा, वो तो जीरो हमेशा है, तो वो जीरो हो गया। प्लस के इधर का साइन था, देखिए ये बचा, क्या बचा है भाई, 4.9 गुणे इंटू जिसे कहते हो आप लोग टी स्क्वायर बचा है। अब ये 4.9 जो है इसे इस बगल इस साइड पक्षांतर करेंगे, तो इस साइड पक्षांतर करने का मतलब ये हो जाएगा आपका कि टी स्क्वायर हो जाएगा और 19.6 बाई 4.9, ठीक है। अब आधा अंग्रेजी में आधा हिंदी में, कुछ मतलब नहीं है कुछ खास, तो ये स्टेप यहाँ पे गया। अब इसको आप काटेंगे तो ये मेरे देखने में तो 4 चौके 16 और ये 0.3 4 9 36 3, ये तो हो गया। ये 4 बार जाएगा क्योंकि 4 चौके 16 हो रहा है और 0.9 का जब आप गुणा करेंगे 36 हो रहा है, 36 का मतलब 3.9, 16 और 3.9 मिला के 19.6 पूरा आ रहा है, पूरा एकदम राइट कट जा रहा है, कोई बात नहीं। तो टी स्क्वायर बराबर कितना आया है, इधर टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है 4, जबकि टी बराबर निकालेंगे, टी स्क्वायर को हटाएंगे, टी बराबर निकालेंगे तो ये करड़ी में 4 आ जाएगा, क्या हो जाएगा करड़ी में 4, जिसका मान हो जाएगा 2। और ये समय है, समय सेकंड में दिया है, इसका मतलब हो गया 2 सेकंड। 2 सेकंड कहीं ऑप्शन में हो तो आप लगा सकते हैं, 2 सेकंड कहीं ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, और जो ऑप्शन का मान है वो 2 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर भी 2 सही है और 2 सेकंड भी सही है। तो समझ में आया कि अगर इसको हम निकालने का प्रयास करेंगे तो ये ऊर्ध्वाधर और इससे है, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग से है, दूरी भी दिया है, समय भी दिया है, तो आप त्वरण भी दिया है, इसका मतलब घटने बढ़ने से मान दिया है, तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। यस बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये न्यूटन के दूसरे नियम से आप आराम से कोई भी चीज निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आप हल करते चले आइए, हल करने के बाद देखिए यहाँ तक आया मैं, यहाँ आने के बाद इसको पक्षांतर किया, इसको यहाँ पे पक्षांतर किया, टी यहीं पे रख दिया और इसको यहाँ से उठा के इस साइड रख दिया, इस साइड रखने का मतलब बटे में जाएगा उस साइड हो गया, तो 4 बचा है, आंसर आ गया, ठीक है। किसी को कोई समस्या हो तो आराम से पूछ लीजिएगा। तो इसमें आपका आंसर हो गया। इसके बाद कौन सा है, ऑप्शन नंबर, प्रश्न नंबर दूसरा आपका ऑप्शन आता है बार बार, अश्व। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे, अब मतलब कोई घोड़ा है वो एकाएक चलना प्रारंभ कर दे रहा है, तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण होता है। मतलब कि अगर आप घोड़े पर बैठे हैं तो घोड़ा एकाएक दौड़ना शुरू कर दे, आप पीछे की तरफ गिर जाते हैं, क्यों गिर जाते हैं, इसका रीजन क्या है। जैसे कोई बस है, बस एकाएक चलने लगती है तो आप पीछे की तरफ ऐसे उचक जाते हैं, बाइक चल दे तो उचक जाते हैं पीछे की तरफ, इसका रीजन पूछ रहा है क्यों ऐसा होता है। तो आपने जड़त्व का नियम देखा है, जड़त्व का नियम होता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई वायुबल ना लगाया जाए। तो अब देखिए जो आपका अश्व है यानी घोड़ा है आपका, घोड़ा तो क्या हो गया, घोड़ा चलायमान हो गया, घोड़ा क्या हो गया, चलायमान हो गया, मतलब गति में आ गया, लेकिन जो उस पर अश्वारोही यानी कि व्यक्ति बैठा है, अश्वारोही कोई व्यक्ति होगा, जो व्यक्ति बैठा है वो विराम अवस्था में ही है, वो क्या है, विरामावस्था में ही है। और जब विरामावस्था में है तो वो चलने का विरोध करेगा, वो चलने का क्या करेगा, विरोध करेगा। घोड़ा आगे निकल गया, आप वहीं बैठे हैं, विरामावस्था में है, तो आप पीछे की तरफ झुक जाते हैं। इसीलिए तो अब देखिए जड़त्व का, हाँ जड़त्व का नियम काम कर रहा है, विरामावस्था का नियम। तो यहाँ पे देखिए विश्राम जड़त्व लिखा है, विश्राम जड़त्व या विरामावस्था लिखना चाहिए था, विरामावस्था के कारण, ठीक है, जड़त्व के विरामावस्था के कारण ये जो आशंका होती है गिरने की लोगों की वो होती है। जैसे अभी कोई गाड़ी तेजी से चल रही है, कोई गाड़ी तेजी से चल रही है और उस पर बैठा व्यक्ति अगर एकाएक ब्रेक मार दे ड्राइवर, तो उस पर बैठा व्यक्ति आगे की तरफ गिर जाता है, आगे की तरफ क्या होता है, गिर जाता है या लुढ़क जाता है। क्यों लुढ़क जाता है, तो वो गति जड़त्व है, वो क्या है, गति जड़त्व है, मोशन जड़त्व है, वेग जड़त्व है, क्योंकि वो गति अवस्था में दोनों थे, बस और व्यक्ति दोनों गति अवस्था में थे। जब बस रुक गई, इंसान नहीं रुक पाया, इंसान आगे की तरफ लुढ़क गया, इंसान में जब ब्रेक नहीं लगा, बाएं बल नहीं लगा, तो वो आगे की तरफ लुढ़क जाता है। तो यही नियम होता है दोनों में, जब आगे की तरफ गिर जाते हैं, पीछे की तरफ गिर जाते हैं, ठीक है, ये नियम होता है।
चलिए, तो इसमें विश्राम जड़ तो काम कर रहा है, क्योंकि इंसान जो था उस पर बैठा हुआ था और घोड़ा भी बैठा हुआ था, घोड़ा भी खड़ा था, दोनों विश्राम अवस्था में थे। लेकिन घोड़ा गति अवस्था में चला गया बल लगाकर, लेकिन इंसान उसी पर बैठा रह गया, इसीलिए पीछे की तरफ झुक गया। विश्राम जड़। तीसरा वाला, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूम से ऊपर फेंका जाए, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण होगा। गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा भाई? गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा, गेंद की गति की दिशा में होगा, या फिर जैसे जैसे गति, हाँ, तो ये भाई जो आपका त्वरण होता है ये हमेशा गति की दिशा में ही लगता है, ये हमेशा किस में लगता है? गति की दिशा में ही लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये त्वरण की बात पूछ रहा है, त्वरण, ठीक है। जैसे जैसे गेंद का वेग बढ़ेगा वैसे वैसे त्वरण बढ़ता है, जैसे जैसे गेंद का वेग बढ़ेगा वैसे वैसे त्वरण बढ़ेगा, जैसे जैसे वेग घटेगा वैसे वैसे मंदता आएगी, यानी कि त्वरण घटेगा, ठीक है। मंदता और त्वरण दोनों का जो इकाई होता है ये मैंने पढ़ाया हुआ है, त्वरण इज इक्वल टू मंदता, दोनों का इकाई जो होता है, मात्रक जो होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है, चाहे इस तरह से लिखिए चाहे आप इस तरह से लिखिए, ठीक है, दोनों का दोनों एक ही होता है, ठीक है। चलिए आगे चले, यह प्रश्न नंबर 4 लीजिए और इस प्रश्न को हल कीजिए। चलिए बताइएगा, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो यह, जो साइकिल सवार हो या मोटरसाइकिल वाले हो, आप लोग भी हैं, जब घुमाते हैं ना तो एकदम अंदर की तरफ झुक जाते हैं, ऐसे ऐसे टेढ़े हो जाते हैं, झुक जाते हैं अंदर की तरफ। किस तरफ? अंदर की तरफ, भीतर की तरफ। जब आप साइकिल तेजी से घुमाते हैं ना तो तेजी से घुमाने, अगर घुमाएंगे नहीं, केंद्र का बल नहीं दिखाएंगे, केंद्रीय नियम नहीं दिखाएंगे ना, गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उसका केंद्र नहीं बनाएंगे आप, तो आप तुरंत लेकर साइकिल गिर जाएंगे। तो किस तरफ झुकते हैं? अंदर की तरफ झुकते हैं कि बाहर की तरफ झुकते हैं? अंदर की तरफ हमेशा आप झुकते हैं। आपको इधर मुड़ना है तो आप ऐसे मुड़ते हैं तो अंदर की तरफ झुकते हैं, बाहर भी जाएंगे इस साइड मुड़ते हैं तब भी उसके अंदर की तरफ झुकते हैं। तो आप हमेशा किस तरफ झुकते हैं? जिधर आपको जाना होता है उसके अंदर की ही तरफ क्या होते हैं, आप झुक जाते हैं, ठीक है, उसके अंदर की तरफ आप झुक जाते हैं। नहीं तो क्या करेंगे, चार कलैया खाएंगे और ढुमलिया कर नीचे जाएंगे, फिर उसके बाद क्या लगेगा, तो वही होगा, ठूंठे हो जाएंगे, हाथ में लग जाएगा आपके प्लास्टर, हाथ पैर में, ठीक है। तो अगर आप नियम से काम नहीं करेंगे, भौतिक विज्ञान के ही नियम से क्या होगा, अंदर की तरफ झुकता है। अच्छा, इसमें भीतर की तरफ, मैंने दोनों बताया आपको, भीतर की तरफ झुक जाता है इनका, इंसान क्या होता है, भीतर की तरफ झुक जाता है। ऑप्शन नंबर सी द बेस्ट आंसर, ठीक है, इससे अच्छा आंसर नहीं मिलने वाला। लीजिए ऑप्शन प्रश्न नंबर 5वां आपके सामने है, इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। चलिए, एक साइकिल चालक जब मोड़ लेता है, जब मोड़ पर मुड़ता है तब अंदर की ओर लटकता है, जबकि कार चालक उसी मोड़ पर बाहर की ओर धकेला हुआ महसूस करता है, का कारण क्या है? अरे भाई, इस पे तो आप बैलेंस बना रहे हो, लेकिन जो गाड़ी होती है, गाड़ी खुद का बैलेंस बना के रखती है, गाड़ी का केंद्र होता है। आप तो उसमें बैठे हुए हैं, तो आप जिस तरह से गाड़ी होगी, गाड़ी की विपरीत दिशा में जाएंगे। आप गाड़ी अगर इधर झुकाव कर रही है तो आप उसके बाहर की तरफ झुकाव करेंगे, आप क्या करेंगे, उसके बाहर की तरफ वही बैलेंस बनाने के लिए झुकाव करेंगे। इसीलिए 4 व्हीलर और 2 व्हीलर में अंतर होता है। 4 व्हीलर में आप बाहर की तरफ जाएंगे और 2 व्हीलर में आप अंदर की तरफ जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। 4 व्हीलर में आप बाहर की तरफ जाएंगे, 2 व्हीलर में अंदर की तरफ जाएंगे, तो दोनों में अंतर रखिएगा, ठीक है, दोनों में अंतर। अब अभी मैंने बताया कि कौन सा नियम कार्य करता है, इसमें कौन सा नियम कार्य करता है भाई, केंद्रीय कहाँ पे है, दोनों ही केंद्रीय बल महसूस करते हैं। देख लीजिए, जब तक आप ऊर्ध्वाधर केंद्र की तरफ महसूस नहीं करेंगे बल, तब तक आप सही से उसे घुमा नहीं सकते। आपकी कार भी आप जानते हैं ना, आप देखते हैं फिल्मों में देखते हैं कि गाड़ी घूम नहीं पाती है तो पलटी खाकर रोल करते हुए, गेंद की तरह से रोल करते हुए जाके गिरती है, लड़ती है, फिरती है, टूटती है, फूटती है, बल जल जाती है। क्यों जल जाती है? क्योंकि केंद्र के बल के नियम का उल्लंघन करते हैं वो लोग। केंद्र के बल का उल्लंघन ना हो तो आप गाड़ी को एक टायर पर भी, एक ही हिस्से के टायर पर भी घुमा सकते हैं उसको,
आप केंद्र के बल के नियम का प्रयोग करेंगे तो ये जो आपका जड़त्व है उस नियम का प्रयोग करेंगे, तो भौतिक के नियम का प्रयोग करेंगे, तो आप एक स्टंटमैन बन सकते हैं। ठीक है, आप एक स्टंटमैन बन सकते हैं फिजिक्स के नियमों के तहत। ठीक है, चलिए, तो केंद्रीय बल, हमेशा केंद्रीय बल काम करता है। जैसे कि ये एक साइकिल है, ये क्या है, ये एक साइकिल है भाई। ये यहाँ आइए, ऐसे आइए, फिर यहाँ से ये साइकिल है, यहाँ से आप गद्दी लगा लीजिए, यहाँ से साइकिल हो गई। ठीक है, ये साइकिल हो गई। तो साइकिल पे जो सवार व्यक्ति है, ये जब झुकाएगा तो यहाँ केंद्र पर क्या लगता है, केंद्रीय बल लगता है, जो कि आपके बैलेंस को बनाता है। ठीक है, ये रहा प्रश्न नंबर 6 आपके सामने। इस प्रश्न का उत्तर आप देने का प्रयास कीजिए बढ़िया से। वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली कार्य करती है। वॉशिंग मशीन या कोई भी, जैसे कि आप मक्खन निकालने का कार्य करते हैं ना, जब उसे घुमाते हैं तो बीच में खाली हो जाता है और दूध और मक्खन बाहर की तरफ भागने लगता है, बाहर की तरफ, अभी में नहीं जाता है। अभी का मतलब अंदर की तरफ जाना, जबकि वो अंदर नहीं जाता है, वो बाहर की तरफ भागता है। बाहर जाने का मतलब अपकेंद्र होता है, अपकेंद्र, बाहर की तरफ केंद्र, उसका केंद्र क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। तो किस पर कार्य करता है, अपकेंद्रण की, किस नियम पर कार्य करता है, अपकेंद्रण नियम पर कार्य करता है। ठीक है, चलिए, अपकेंद्रण नियम पर कार्य करता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की का कुछ जो भी होगा उसका आगे पूरा करेगा ये। शून्य में गिरने वाली मतलब ये कह रहा है कि ये एक छत है, छत पर एक व्यक्ति खड़ा है, छत पर एक क्या है, व्यक्ति खड़ा है। वो अपने हाथ में कुछ लिया है, दोनों हाथों में, एक में 5 किलो का सामान लिया है और एक में 1 किलो का सामान लिया है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो सामान है वो निर्वात में, शून्य का मतलब निर्वात हो गया, शून्य का मतलब क्या हो गया, निर्वात हो गया। शून्य का मतलब क्या होता है, हमेशा निर्वात हो गया, मतलब कि कोई हवा कुछ नहीं है जो उसे रोक सके। तो वहां से वो एक 5 किलो का सामान गिराता है और एक 1 किलो का सामान गिराता है, दोनों एक साथ, दोनों हाथ से ऐसे करके। मैं ही जैसे हूं कि ये देखिए, जाहिर सी बात है कि मार्कर हल्का होगा और ये वजन होगा, लेकिन जब दोनों को मैं एक साथ गिराऊंगा ऐसे निर्वात में गिराऊंगा, तो बताइए दोनों में समय कितना लगेगा। दोनों साथ में ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। समान गति होगी, दोनों की गति कैसी होगी, समान होगी, दोनों का वेग, दोनों समान वेग होता है, वेग नहीं आएगा इसमें। त्वरण दोनों में क्या होगा, समान होगा, दोनों में बल क्या होगा, समान होगा। दोनों में त्वरण कैसा होगा, दोनों में त्वरण समान होगा मेरे भाई, दोनों में क्या होगा, त्वरण जो है वो समान होगा। ठीक है, क्यों, दोनों एक साथ पृथ्वी पर गिरेंगी। इससे भी प्रश्न पूछता है कि यदि दो समान दो वस्तुओं को, एक 5 किलो का है, एक 1 किलो का है, यदि छत से गिराया जाए निर्वात में, तो दोनों कितने समय में गिरेंगी, तो दोनों समान समय में गिरती हैं, कोई परिवर्तन नहीं। आप लोग कहेंगे 5 किलो वाला जल्दी गिरेगा क्योंकि वजन होता है, वजन का कोई मतलब नहीं जब तक आप उसमें क्या बोलते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, वो दोनों को समान वेग से खींचेगा, दोनों को क्या करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी त्वरण जो होता है वो दोनों को समान वेग से खींचता है। तो दोनों की गति भी समान होगी, दोनों का त्वरण भी समान होगा, तो दोनों गिरेंगे भी समान समय उनका जो होगा वो क्या होगा, समान होगा। तो त्वरण क्या हो जाएगा भाई, समान होगा। एक्सीलरेशन दोनों का समान होगा, जब एक्सीलरेशन दोनों का समान होगा, दोनों एक साथ ही गिरेंगे। ठीक है, दोनों पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेंगे, चाहे वो 5 किलो का हो, चाहे 1 कुंटल का हो, चाहे 1 किलो का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है भाई, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है। तो यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे गलती हो चुकी है, यहाँ पे गलती हो चुकी है। ये देखिए 3 और सब में बाई नहीं लगना चाहिए था मेरे दोस्त, इसमें होना चाहिए था 1 kg इंटू मीटर स्क्वायर, ये होना चाहिए था और यही इसका आंसर बनेगा। इसमें ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है, या इसको स्क्वायर बना के बना सकते थे आप। ठीक है, तो ऑप्शन ही जब नहीं सही है तो इस पे ये ले लीजिए और सही कर लीजिए ऑप्शन आपका। ठीक है, चलिए 8 हो गया, 9 पर चलते हैं। तो ग्राम, अच्छा ग्राम नहीं भाई, ये 1 ग्राम है, ये ग्राम नहीं है, ये 1 ग्राम होना चाहिए, क्योंकि आप सवाल लगाएंगे तो गलत हो जाएगा आपका, नहीं तो लीजिए हटा दिए हम 1 ग्राम। 1 ग्राम और 4 ग्राम नाम नहीं है, ग्राम में नाम नहीं है,
ग्राम है, ठीक है। ग्राम। द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही गतिज ऊर्जा से गति कर रही हैं, उनके रेखीय वेग के परिणाम परिमाण का अनुपात होगा। परिमाण का क्या अनुपात होगा भाई? 1 है और ये 4 है, 1 है और 4 है, तो 1 और 4 को जब मिलाएंगे 2 और 1, हाँ, तो 2 और दोनों का स्क्वायर मारेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? ये तो करड़ी में हो जाएगा, ये तो करड़ी में बन जाएगा और ये एक एक करड़ी से बाहर आ जाएगा, तो इनका अनुपात क्या बन के आया? करड़ी में 2 अनुपाते 1, करड़ी में 2 अनुपाते 1 का अनुपात लेके आएगा। अब बाद में इसको समझा देंगे क्योंकि लंबा प्रोसेस है इसका। प्रोसेस इसका क्या है? लंबा है, बस जानते रहिए। पृथ्वी की अपेक्षा, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान है। जब इस तरह से लेंगे तो भाई 1/4 तो 1/81, 1/100, तो पृथ्वी की अपेक्षा जब करेंगे, चंद्रमा की अपेक्षा पृथ्वी की करते तो अलग आता, चंद्रमा की अपेक्षा पृथ्वी की करते तो अलग आता। ये पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का पूछा है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा भाई? इसका हो जाएगा 1/89, 89 नहीं 81, 1/81 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। राइट आंसर आपको मिल गया। अब कैसे होगा ये कमेंट करिएगा आप, कैसे होगा ये आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो ये कमेंट करके आप बता दीजिएगा हमको कि ये कैसे होगा आंसर, कैसे आप थोड़ा विश्लेषण करके हमें बता दीजिएगा कमेंट करके कैसे होगा। जैसे यहाँ से पृथ्वी पर जब जाते हैं, यहाँ मतलब पृथ्वी से जब चंद्रमा पर जाते हैं तो वहाँ का पृथ्वी तोड़ 1/6 होता है, 1 बाई क्या होता है? 6 होता है। तो अब बताइए जरा, अब बताइए जरा कि ये 1/81 कैसे हो रहा है, तो ये आप बताएंगे, ठीक है। चलिए बाद में बाकी मैं सारी चीजें आपको बता सकता हूँ। तो अगले प्रश्न पे देखें। अच्छा, ये लास्ट प्रश्न था। तो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, मेरे मित्र, बताइए क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, और प्रश्न अच्छे हैं, बेहतरीन हैं, आपके लेवल के हैं, आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए आप प्रश्न में कोई दाग नहीं लगा सकते, क्योंकि प्रश्न आपके लेवल के ही हैं जो आपके पेपर में आएंगे। तो कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्त। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।